अध्यक्ष जी, एफडीआई के विषय पर कल दोपहर से शुरू हुई ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पे आ पहुंची है। चर्चा बहुत सार्थक भी हुई और बहुत विस्तृत भी। मेरे समेत 18 पार्टियों के 22 सम्मानित साथियों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। बीजेपी के 2, कांग्रेस के 3 और बाकी दलों से 1-1। अधिकतर दलों के नेता सदन ने ही चर्चा में भाग लिया। जहां वो नहीं बोल सके वहां उनके बहुत वरिष्ठ सांसद ने अपना ये पक्ष रखा। अध्यक्ष जी, मैं खुश हो रही थी कि 18 में से 14 पार्टियों ने एफडीआई के विरोध में भाषण किया था और मात्र 4 दलों ने, कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी और आरएलडी, इन 4 दलों ने एफडीआई के पक्ष में भाषण किया। अभी मैं भाषण की बात कर रही हूं। और जो लोग एफडीआई के विरोध में जो भी बोले, किसी ने हल्केपन से विरोध नहीं किया, बहुत शिद्दत के साथ अपनी बात रखी, बहुत शिद्दत के साथ, आंतरिक वेदना के साथ अपनी बात रखी और बहुत तर्कों के साथ अपनी बात रखी। जहां तक एफडीआई के पक्ष में बोलने का सवाल है, पक्ष में बोलने वालों का नेतृत्व भाई कपिल सिब्बल जी ने किया, लेकिन कल मुझे हैरानी हुई कि उनका भाषण अंतर विरोधों से भरा हुआ था। यह समझ नहीं आ रहा था कि वो एफडीआई के पक्ष में बोल रहे हैं या एफडीआई के विरोध में बोल रहे हैं। और इसीलिए आज भाई शरद यादव ने कह दिया कि कल वो सच बोल रहे थे। वो दुविधा क्यों थी? वो दुविधा मेरी समझ में आती है। वो दुविधा इसलिए थी कि वो दिल्ली से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, चांदनी चौक का, वहां का मतदाता पूरी तरह एफडीआई के खिलाफ है। लेकिन वो जिस सरकार का बचाव करने खड़े हुए थे, वो सरकार एफडीआई के पक्ष में है। तो कहते कभी बूंद के इधर और कभी बूंद के उधर वो बच कर निकल रहे थे। कभी अपनी बात कहकर अपने मतदाताओं को रिझाना चाहते थे और कभी अगली बेंचों पर बैठे हुए अपने दोनों नेताओं को देख करके मुक्के मार करके एफडीआई के पक्ष में बोलना चाहते थे। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही। जहां तक आपके द्वारा दिए गए तथ्यों का ताल्लुक है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर जोशी जी ने आंकड़े दे देकर आपके तथ्यों को ध्वस्त कर दिया है, इसलिए उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया राइट टू रिप्लाई में। लेकिन आपके अंतर विरोध जो हैं आपके भाषण के, वो मैं रखना चाहती हूं आपके सामने। अध्यक्ष जी, मैं उन्हीं का भाषण है। मैं चांदनी चौक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात ही करता हूं, बाकी की बात नहीं करता हूं। अगर वॉलमेट यहां आएगा तो कहां दुकान लगाएगा? मुझे ये बता दीजिए। वो दिल्ली में तो दुकान लगा ही नहीं सकता। अगर लगाना चाहेगा तो भी जगह नहीं मिलेगी। यदि जगह मिलेगी तो इतनी महंगी मिलेगी कि उनका इकोनॉमिक मॉडल ही खराब हो जाएगा। फिर निश्चित रूप से उसे एनसीआर रीजन में 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ये पहला वो अंतर विरोध है जो उनकी अपनी ही मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी सबसे बड़ा वादा कर रही है कि पहला एफडीआई का वॉलमार्ट दिल्ली में आएगा। एफडीआई के लिए उन्होंने बड़ी रैली की है। जो 11 लोग, आनंद शर्मा जी के पास जो 11, आनंद शर्मा जी, उनके पास जो 11 मुख्यमंत्रियों के पत्र हैं, उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री का पत्र है कि मैं एफडीआई के पक्ष में हूं और एफडीआई लाना चाहता हूं। दिल्ली, हाँ तो उन्हें बताओ ना। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो बड़ा दावा करके कह रही है कि पहली एफडीआई वहां आएगी, उन्हीं की पार्टी के मंत्री चांदनी चौक के एमपी खड़े होकर के कह रहे हैं दिल्ली में एफडीआई नहीं आएगी। नहीं, उन्होंने कहा पूरी दिल्ली की बात सुन लीजिए, फिर से पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जगह कहाँ मिलेगी? उन्हें एनसीआर रीजन में 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और जहां तक एनसीआर का ताल्लुक है, अध्यक्ष जी, जहां तक एनसीआर का ताल्लुक है,
उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है। एनसीआर में नोएडा आता है जो यूपी में है, एनसीआर में गुड़गांव आता है, रोहतक आता है, बहादुरगढ़ जो हरियाणा में है। तो एनसीआर के बारे दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बोल सकती, वो दिल्ली में लगाने की बात करते हैं। मगर संसद के फर्श पर खड़े होकर दिल्ली के सांसद, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पहले बोलने वाले वक्ता कहते हैं कि दिल्ली में वो कहाँ आएगा, दिल्ली में जगह ही नहीं मिलेगी। ये पहला अंतर विरोध। दूसरा अंतर विरोध बताती हूँ। एक मिनट। If the House agrees, I extend the House till this discussion is over. अध्यक्ष जी, दूसरा अंतर विरोध बताती हूँ। वो कहते हैं ये नीति किसानों के हित में है, मजदूरों के हित में है, गरीबों के हित में है, छोटे लोगों के हित में है, और कहते हैं कांग्रेस पार्टी क्योंकि किसान, मजदूर, गरीब की हितैषी है इसलिए ये नीति लेकर आई है। लेकिन यहाँ भाषण में क्या बोलते हैं? मोटरसाइकिल पर वॉलमार्ट में कोई चीज खरीदने के लिए नहीं जाएगा, साइकिल पर चढ़ के कोई नहीं जाएगा, फिर वॉलमार्ट से कौन खरीदेगा? मर्सिडीज में जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग वॉलमार्ट से खरीदेंगे। आप किसान के हित में है, मजदूर के हित में, उपभोक्ता के हित में है, और नीति बना रहे बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोगों के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग तो कौन से उपभोक्ता का हित देख रहे हैं? ये कौन से उपभोक्ता के लिए वॉलमार्ट खुल रहा है? बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले उपभोक्ता के लिए वॉलमार्ट खुल रहा है। ये दूसरा अंतर विरोध। तीसरा अंतर विरोध, वो कहते हैं वॉलमार्ट तो 2008 तक घाटे में था, तो घाटे का सौदा करने वाला हर तरह का हथकंडा अपना के क्यों आने की बात कर रहा है? अगर वॉलमार्ट के लिए आना घाटे का सौदा है तो इतने तरह के हथकंडे अपना के क्यों आना चाह रहा है, क्यों तड़प रहा है भारत में आने के लिए? और दूसरी बात जो उन्होंने कही, भारत की अर्थव्यवस्था घाटे में, अर्थव्यवस्था की दुर्दशा है। अध्यक्ष जी, एक घाटे वाला दूसरे घाटे वाले को कैसे उबारेगा, जरा मुझे ये तो बता दें। इसलिए जहां तक कपिल सिब्बल जी का सवाल है, वो कल पूरी तरह कंफ्यूज्ड थे, पता नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था यहाँ से उठ के चांदनी चौक भी जाना है तो वहाँ लोग क्या कहेंगे, और लेकिन अपने दोनों नेताओं के सामने भी खड़ा होना है, वहाँ क्या कहेंगे। पूरा भाषण कंफ्यूजन से भरा हुआ भाषण कपिल सिब्बल का था, और बाकी चीजें डॉक्टर जोशी ने ऑलरेडी बता दी, सारे आंकड़ों से उनके भाषण को धराशायी कर। दूसरा भाषण आया लालू जी का। अब लालू जी ने तो मेरे लिए एक बड़ा जुगाड़ू सा शेर पढ़ दिया, यही घड़ा लगता है। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं आता। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के दूसरे वक्ता आए, कांग्रेस से दूसरे वक्ता आए दीपेंद्र हुड्डा। अंत में उनका नाम जुड़ा। मैं तो बड़े मोह और स्नेह से देख रही थी, क्योंकि रिश्ता है प्रदेश का, बहुत मोह और स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडॉनल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी 2 फुट का आलू उगा के देंगे उनको। वो कहते मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। अध्यक्ष जी, 2 फुट की तो लौकी भी नहीं उगती, 2 फुट की तो लौकी उगाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। ये 2 फुट का आलू उगा के दे रहे हैं, और वो भी मैकडॉनल्ड और पेप्सिको को। अब मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूं, जो कुतर्क से सारी बातें यहाँ रखती। उसके बाद सरकार की तरफ से अधिकृत जवाब आया भाई आनंद शर्मा का।
बहुत शालीनता से बोले, बहुत संजीदगी से बोले, अपनी बात को बहुत दृढ़ता से रखने का प्रयास भी किया, लेकिन क्योंकि वो तथ्यों पर आधारित नहीं थी इसलिए प्रभावित नहीं कर सके। एक अजीब तर्क उन्होंने दिया। जब स्टेक होल्डर्स की बात की थी तो हमने बाकायदा पूछा था कौन, ये तो हमें पता था ग्राहक संगठन, किसान संगठन ये सब होंगे, पर उस पर उन्होंने साफ कहा था प्रणव दा ने, जो इन्होंने भी राज्यसभा में कहा, राजनीतिक दल और राज्यों के मुख्यमंत्री। अब अध्यक्ष जी आप बताइए, प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल के अध्यक्ष का इंटरव्यू देखकर ये समझते हैं परामर्श हो गया। जवाब क्या दिया है कि माननीय नहीं की, उनका इंटरव्यू आया, प्रणब मुखर्जी से जो बात हुई वो नहीं, उनका इंटरव्यू आया और उनका इंटरव्यू देख के मैडम परामर्श हो गया। अध्यक्षा जी शायद सुषमा जी को, प्रतिपक्ष नेता को मेरी बात पूरी समझ नहीं आई, मैं माफी चाहता हूं। वो उस समय के माननीय सदन के नेता और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी को मिले, उसके बाद उन्होंने बाहर आके प्रेस इंटरव्यू दिया और ये कहा कि मैं उनसे लंच पे मिला और हमने स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। दूसरी बात कहूंगा, आपने कहा कि आप दलों से नहीं, जो सदन के अंदर अपने राजनीतिक दलों के नेता हैं, सरकार को उनका सम्मान करना है। सबको पत्र लिखा, दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष को लिखा, आपको शायद कम से कम मैं अपेक्षा करता था कि सुषमा जी इनकार कर दें पर चिट्ठी का जवाब जरूर दें। वो जवाब आज तक तो आया नहीं है, फिर कहें कि चर्चा नहीं हुई। जो पत्र और आप एक मिनट, तीसरी बात, अगर इनके, मुझे नहीं मालूम कि गडकरी जी और सुषमा जी के संबंध कितने मधुर हैं, अगर उन्होंने इनको नहीं बताया तो मैं क्या कर सकता हूं। अध्यक्ष जी जो पत्र इन्होंने हमें लिखा है वो वासुदेव आचार्य जी ने ठीक कहा, वो 7 दिसंबर से पहले का है। ये जो चर्चा है ये 7 दिसंबर को आश्वासन है, इसलिए ये मत कहिए कि आपने हमें पत्र लिखा। वो चर्चा 7 दिसंबर के बाद होनी चाहिए थी, वो पत्र 7 दिसंबर के बाद नहीं गया। इसीलिए मैंने कहा कि वो गलत तथ्य रख रहे हैं। और जहां तक राजनीतिक दलों से चर्चा होनी थी, प्रणब मुखर्जी की उस मीटिंग में ये नहीं थे, वो एक कर्टसी मीटिंग थी। उस मीटिंग में क्या परामर्श हो गया और उन्होंने इंटरव्यू दे दिया तो उसको इन्होंने परामर्श मान लिया। और मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, प्रणव दा के स्टेटमेंट में 2 चीजें थी, परामर्श और कंसेंसस, आम सहमति। अगर प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता के उस बयान के बाद आपको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, तो आम सहमति कैसे बन गई? आप कंसेंसस की बात करते हैं, मैं यही कहती हूँ कि आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो हम सहमति कहाँ बनी? हम भी सर्वसम्मति की बात नहीं करते, हम भी सर्वसम्मति की बात नहीं करते, हम भी आम सहमति की बात करते हैं। लेकिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल की एक खाने के बाद के इंटरव्यू को देखकर इन्होंने परामर्श भी समझ लिया और ये कहा कि ठीक है, ये नहीं अग्री करते तो क्या हुआ, आम सहमति हम वैसे बना लेंगे। अध्यक्ष जी हाँ यही मैं कह रही हूँ अध्यक्ष जी, पहली बार, इसीलिए हमने 184 में मांगा था, पहली बार आम सहमति सदन में उभरी है। और मैंने आपसे कहा कि 18 में से 14 पार्टियों ने इसके पक्ष में भाषण किया, 14 पार्टियों ने इसके पक्ष में भाषण किया है। अध्यक्ष जी, सुषमा जी ठीक कह रहे हैं, यानी सदन में जो पहली बार आपने सदन में लेने का काम किया था उस पे यही विरोध हुआ था, उसी के बावजूद ये दोनों जगह बयान आया था। आपने जिस तरह से चिट्ठी लिख करके, नहीं सुनिए ना, वो मुख्यमंत्रियों की भी था और इस पार्टी, यहाँ सदन में जो लोग हैं, पार्टियां हैं, उनके लोगों से भी आप परामर्श करेंगे। परामर्श हमेशा मीटिंग बुला के होता है और वो आपने नहीं किया। ये बात सही कह रही है सुषमा जी कि आपने परामर्श को बिल्कुल अजीब समझ लिया। अध्यक्ष जी, आम सहमति आज सदन में उभरी है या आम सहमति उस दिन उभरी थी जिस दिन एफडीआई पे भारत बंद हुआ था? एक व्यापक विपक्षी एकता दिखी थी, कभी नहीं दिखी होगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दोनों ने बंद किया था।
उत्तर प्रदेश में आज चले गए होंगे, सपा और बसपा दोनों ने विरोध किया था। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके और डीएमके दोनों ने विरोध किया था, और एनडीए तो पूरे का पूरा विरोध में था ही। इनके अपने यहाँ भी पूरी सहमति नहीं है। इनके कैबिनेट में बैठे हुए केरल के रक्षा मंत्री एंटोनी इसके खिलाफ हैं। इनके केरल के मुख्यमंत्री और केरल की कांग्रेस की इकाई इसके खिलाफ है। कल मैंने शशि थरूर जी से पूछा कि आप बोलना चाहते थे, आपको मना कर दिया गया है? तो उन्होंने कहा मुझे मना कर दिया गया है कि मैं इसके पक्ष में ना बोलूं। कहाँ है आम सहमति? 18 में से 4 पार्टियों ने भाषण दिया है। 18 में से अध्यक्ष जी, I reserve the right to respond to this since my name has been taken. Madam Speaker, my name has been taken. In a corridor conversation, the leader of the opposition made a smiling comment to which I replied with a smile. I do not believe it is fit to be quoted in this fashion in the House. I would respectfully request that she withdraw that statement. I did not make such a statement. Thank you, Madam Speaker. अध्यक्ष जी, मैंने आज कहा कि 18 में से 14 पार्टियों ने इसके विरुद्ध भाषण किए हैं। 14 पार्टियों ने। चाहती मैं ये थी, अच्छा एक मिनट अध्यक्ष जी, चाहती तो मैं ये थी कि भाषणों में जो सोच आई वो सोच वोट में भी परिलक्षित होती उसी तरह से, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया उन 14 पार्टियों का जिन्होंने पक्ष में प्रस्ताव के बोला, जिन्होंने एफडीआई के विरोध में बोला, वो नंबर बनता है 282। इस सदन के बहुमत से 10 ज्यादा, और जिन्होंने पक्ष में बोला उनका नंबर बनता है 224। मैं अभी भाषणों की बात कर रही हूँ। जो भाषण हुए उन भाषणों में जो पार्टियों की संख्या है उसको मैंने जोड़ा तो 282 सांसदों की पार्टियों ने एफडीआई के विरोध में बोला है, 224 सांसदों की पार्टियों ने एफडीआई के पक्ष में बोला। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि पूरे सदन की सोच और उसके माध्यम से देश का मानस आपको सामने नजर आ गया। देश का मानस ये है, वो सदन में प्रतिबिंबित हुआ। मैं चाहती थी कि सोच वोट में परिलक्षित हो, क्योंकि संसद की इन दीवारों ने 2 दिन जो भाषण सुने हैं उसके बाद वोट का परिणाम इन्हीं दीवारों पर चस्पा होगा और वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। नहीं, वोट का मतलब होगा, वोट का मतलब अभी बताऊंगी वोट का मतलब क्या होगा। वो चस्पा हो जाएगा और वो लोकसभा की कार्यवाही का हिस्सा बनकर इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां पढ़ें कि किसने कहा क्या और किया क्या। मैं चाहती थी कथनी और करनी में कोई अंतर यहां दिखाई न दे। कितनी शिद्दत से बोले थे मुलायम सिंह यादव जी, और उन्होंने सोनिया गांधी जी को अनुरोध किया था कि आप निर्देश दीजिए इसको वापस करने का। उन्होंने आखिर में एक बात कही थी, एक मिनट, उन्होंने आखिर में एक बात कही थी, अगर आज गांधी लोहिया जयप्रकाश होते तो एफडीआई यहां आ नहीं सकती थी। मैं कहना चाहती हूं गांधी लोहिया जयप्रकाश तो नहीं है आज, लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव आज वोट करते तो एफडीआई नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। लेकिन क्या करें, दुविधा हो गई। भाजपा के साथ वाला मामला नहीं है, वो भी बता दूं, क्योंकि डीएमके वाले यही कह रहे हैं, डीएमके वाले यही कह रहे हैं। मैं बता दूं, आज अध्यक्ष जी बैठिए आप, अध्यक्ष जी आज कोई सेकुलर या कम्युनल विषय पर बहस नहीं हो रही। आज बहस हो रही है 20 करोड़ लोगों की रोजी रोटी के बारे में बहस हो रही है। 4 करोड़ की रोजी और 20 करोड़ की रोटी पर बहस हो रही है। और जो खुदरा व्यापार में लोग लगे हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों लगे हैं, सिख और ईसाई दोनों लगे हैं, हर धर्म के लोग लगे हैं। सच्चर कमेटी ने कहा था रिटेल ट्रेड पर एफडीआई का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पर होगा तो वो मुसलमानों पर होगा। हिंदू से ज्यादा प्रतिशत मुसलमान रिटेल ट्रेड और खुदरा व्यापार में लगा हुआ है। इसलिए आज सेकुलर और कम्युनल की बहस नहीं है,
आज बहस रोजी रोटी की है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जेडीएस के नेता देवेगौड़ा जी को। उन्होंने कहा, नॉट वोटिंग बिकॉज ऑफ योर मोशन, आई एम वोटिंग बिकॉज ऑफ पुअर फार्मर। इसलिए हर कोई अपने अपने कारणों से वोट दे सकता था, लेकिन दिक्कत यह है जब कारण एफडीआई बनाम सीबीआई बन जाए तो फिर रास्ता फिर सीबीआई नजदीक कि एफडीआई नजदीक, तो फिर सीबीआई नजदीक। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि सदन की मंशा तो यह है। प्रधानमंत्री जी, एसजी साहब आप थोड़ा पीछे हो जाइए। एसजी साहब थोड़ा सा पीछे, मैं देख सामने बात करना चाहती हूँ, आप पीछे, जब मैं बोला करूँ आप पीछे हो जाया करिए। प्रधानमंत्री जी, सदन की मंशा ये है, सदन में भाषणों का आंकड़ा ये है, 282 लोगों के दलों ने एफडीआई के विरोध में बात की है। ये देश का मानस है जो सदन में प्रतिबिंबित हुआ है। वो सपा बसपा दोनों में निकला, सपा बसपा दोनों, अब बसपा वाले कहते हैं सांप्रदायिकता के साथ वोट नहीं करेंगे। जब एससी एसटी आरक्षण के विधेयक पर वोट लेने की बात होती है तो बहन जी चलकर आती हैं और कहती हैं कि आप राज्यसभा के नेता को भी बुला लो ताकि मैं दोनों बहन भाई से एक साथ मिलूं। अब जब वोट देने की बात हो तो हम सांप्रदायिक, और जो वोट लेने की बात हो तो हम बहन भाई। ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चल सकता। आप तय करिए कि वोट लेंगे या वोट देंगे। अगर आपको हर समय पर ये रटा रटाया तर्क देना है तो मैंने पहले कहा, आज कम्युनल सेकुलर की बहस नहीं है, आज बहस उस छोटे व्यापारी के हित की है। खुदरा व्यापार में लगे हुए 4 करोड़ लोगों की रोजी और 20 करोड़ लोगों की रोटी की। इसलिए मैं कहना चाहूंगी आपसे, आज जितने साथी यहाँ बैठे हैं, पहले तो प्रधानमंत्री जी से अपनी अपील दोहराना चाहूंगी कि आम सहमति ये है, परामर्श की जगह विचार विमर्श हो गया है, पूरी की पूरी चर्चा हो गई है, विस्तृत चर्चा हो गई है, और ये देश की बहस पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने सुनी है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, और अगर संसद इसको नहीं मानती, लोकतंत्र में मुझे जनमत के आगे झुकना है। इसलिए हमने निर्णय जरूर किया था, लेकिन हमारे यहाँ लोग इसके विरोध में हैं, मैं इसको नहीं लागू कर सकता। आप अगर इस निर्णय पर पुनर्विचार करके ये कह दें तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि आपको हरा कर नहीं, मना कर हम लोग जीतना चाहेंगे। लेकिन अगर आप अड़े हुए हैं, जिस तरह से जवाब में अभी आया है, तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगी, उर्दू का एक शेर है, तारीख की आंखों ने वो हाल भी देखा है। तारीख इतिहास को कहते हैं। तारीख की आंखों ने वो हाल भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मैं साथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि वो लम्हा जिस समय आप मतदान करने के लिए बटन दबा रहे होंगे, आपकी उंगली बटन पर होगी, वो लम्हा उन 20 करोड़ लोगों की तकदीर बनाने या बिगाड़ने का काम कर रहा है। इसलिए बिना कोई दूसरी बात सोचे, जैसे देवेगौड़ा जी ने कहा है, किसान के हित में, छोटे व्यापारी के हित में, गरीब के हित में, ये बड़े मैकडोनल्ड और पेप्सिको के हित में नहीं, ये बड़े वॉलमार्ट और टेस्को के हित में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के आम आदमी के हित में आप बटन दबाइए यस का, और इस प्रस्ताव का समर्थन करिए। एफडीआई को गिरा दीजिए। सरकार नहीं जाएगी पर एफडीआई चली जाएगी और देश बच जाएगा। ये निवेदन करते हुए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।